हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर 14। पहला प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की मात्रा किस ओर बढ़ती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन ए बताया है, यानी उत्तर पश्चिम से चलते हैं हम राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र से हम अगर हाड़ौती वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा निरंतर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन ए बताया उसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किन जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? यानी यहाँ पे 100 से कम जनसंख्या रहती है 1 वर्ग किलोमीटर में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, या इन सभी जिलों में। तो जिसने भी ऑप्शन डी यानी इन सभी जिले आंसर बताया है वो उसका सही हो जाएगा। तो देखो जैसलमेर में जनघनत्व कितना है? 17। हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। बीकानेर का जनघनत्व 78 और बाड़मेर का 92। आपको एक बात स्पेशली ध्यान रखनी है, बीकानेर का जनघनत्व बाड़मेर के जनघनत्व के मुकाबले कम है, ठीक है ना। जैसलमेर, उसके बाद में कौन सा आएगा? बीका, और फिर आएगी बाढ़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मगरा ये किस पशु की नस्ल है? ऊंट की, भेड़ की, बकरी की या गाय की? तो मगरा है वो भेड़ की नस्ल है। कौन से पशु की? भेड़ की नस्ल है। तो जिसने भी ऑप्शन बी आंसर बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। देखो और कौन कौन सी मुख्य भेड़ की नस्लें हैं? तो देखो नाली, मगरा, पूगल, चोखला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, देसी और खेरी। देखो 4 का सेट बोलेंगे, नाली, मगरा, पूगल, चोखला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, देसी और खेरी। नाली, मगरा, पूगल, चोखला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, देसी और खेरी, ये सभी भेड़ पशु की नस्लें हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, ग्वारगम, इंजीनियरिंग उद्योग या हैंडीक्राफ्ट? तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन ए बताया है, यानी रंगाई छपाई उद्योग है वो लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अजमेर और पुष्कर के मध्य जो नाग पहाड़ है वहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे हम काजरी कहते हैं, अवस्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे है? वो जोधपुर में। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन सी बताया है उसका राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1959 में स्थापना हुई थी। कब हुई काजरी की स्थापना? 1959 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैग्नीज का मुख्यतः उत्पादन होता है कहां पे? मोडेक, लीलवाणी, गडेपान या खेतड़ी? तो मैग्नीज जो खनिज है उसका उत्पादन मुख्यतः होता है लीलवाणी। कहां पे? लीलवाणी। मोडेक है, मोडेक सीमेंट से संबंधित है। लीलवाणी बांसवाड़ा है वो मैग्नीज से संबंधित है। गडेपान है वो उर्वरक उद्योग से संबंधित है। खेतड़ी है वो तांबा उद्योग से संबंधित है। तो देखो खेतड़ी, तांबा, गडेपान, उर्वरक उद्योग। गडेपान कहां पे पड़ता है? कोटा में। और लीलवाणी जो बांसवाड़ा में पड़ता है वो मैग्नीज खनिज से संबंधित है। और मोडेग है वो सीमेंट से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? यानी मरुस्थलीकरण का निरंतर विस्तार हो रहा है, अब आपको मरुस्थलीकरण के विस्तार पर रोक लगानी है, तो कौन सी तकनीक सबसे अच्छी होगी? मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण, बालुका स्तूप, स्थानीयकरण या वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप वृक्षों की पट्टी लगा देंगे तो उससे क्या होगा? हवा की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और कम स्पीड की जो हवा है वो अपने साथ कम मिट्टी लेके जाएगी। तो उससे क्या होगा? मरुस्थलीकरण का जो स्पीड थी बढ़ने की वो कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी है वो मरुस्थलीकरण के विस्तार की, संरक्षण की सबसे बेस्ट तकनीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके अलावा देखो और भी टेक्निक्स बता रखी है, यानी अगर पशुचारण पे रोक लगा देते हो तो वनस्पति डेवलप होगी, उसके बाद में अगर पेड़ पौधे डेवलप होंगे तो वनों का मतलब मरुस्थलीकरण का तो खात्मा हो ही जाएगा धीरे धीरे, और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करके तो बात एक ही अंततः, यानी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ और मरुस्थलीकरण को रोको। अगले प्रश्न में चलते हैं।
हारी भावरी कृषि का रूप कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भील, गरासिया, सहरिया या कंजर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो हारी भावरी खेती है वो किस जनजाति में की जाती है? वो अपनी गरासिया जनजाति में की जाती है। कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में की जाती है। और गरासिया है, इनको चौहान राजपूतों के वंशज माना जाता है। कौन से राजपूतों का? चौहान राजपूतों का। इनका मूल स्थान कहां से माना गया है? तो बड़ौदा नाम की जो जगह है गुजरात में, वहां से गरासिया जनजाति का मूल स्थान माना गया है। राजस्थान में कौन से जिलों में मुख्यतः निवास करती है गरासिया जनजाति? तो अपने सिरोही जिले और उदयपुर जिले में अपनी जो गरासिया जनजाति है वो निवास करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां पे हुई थी? लाखेरी में, कदमा के पास, जोबनेर, कुकनवाली? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो लाखेरी है कहां पड़ता है? ये बूंदी में है। और यहां पे राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो ये साल याद रखना, 1917 में लाखेरी जो बूंदी में है वहां पे सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान हेतु गोपालन विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? हम बात कर रहे हैं जो नर गोवंश है, जिसे हम क्या कहते हैं, सांड कहते हैं ना, उनकी समस्या है, तो उसके समाधान के लिए कौन सी योजना चला रहा है गोपालन विभाग? पशु संजीवनी, नंदी गौशाला, नंदी घर या नंदी बागान? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए जो गोपालन विभाग है वो नंदी गौशाला चला रहा है। किसके लिए? जो नर गोवंश है उनके लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड, यानी जिनको क्या कहते हैं, कोठे, प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराट? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन सी आहड़ बताया है उसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कोठे हैं, जो बड़े बड़े अनाज रखने के पात्र है, वो आहड़ से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आहड़ के निवासी काले और लाल मृदभांडों का उपयोग करते थे और इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गोरे बकोटे कहते हैं। गोरे या बकोटे कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था? यानी चावड़ों के पास में पहले राज्य था, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों ने चावड़ों को हरा दिया और वहां आधिपत्य स्थापित किया। तो कौन सा जीता था सबसे पहले? आबू, जालोर, भीनमाल या उज्जैन? तो सबसे पहले देखो, गुर्जर प्रतिहारों ने भीनमाल पे आधिपत्य स्थापित किया था। कहां पे? भीनमाल पे। और भीनमाल पे पहले किसका आधिपत्य था? चावड़ों का आधिपत्य था। बाद में उनको किसने हराया? गुर्जर प्रतिहारों ने हराया। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन सी लगाया है उसका राइट हो जाएगा। और बाद में आबू को जीता और उसके बाद में जालोर को जीता, फिर उज्जैन को जीता और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। अगले प्रश्न में चलते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले शासक कौन थे? यानी शाकंभरी का जो चौहान राजवंश है उसकी नींव किसने डाली थी? गुवाक ने, वासुदेव ने, हमीर देव ने, पृथ्वीराज ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो वासुदेव चौहान थे उन्होंने चौहान वंश की नींव डाली थी। और चौहान वंश की शुरुआत कहां से हुई थी? तो शाकंभरी ने सांबर वाले इलाके से चौहान वंश की नींव शुरू हुई थी। और वो नींव डालने वाले कौन थे? तो वासुदेव चौहान थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब इन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी थी? तो 511 ईस्वी में। 511 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना करी थी वासुदेव जी चौहान ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना पर विजय प्राप्त की तब वहां का शासक कौन था? शीतल देव, हमीर देव, कानड़ देव या रावल रतन सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? जब सिवाना पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने, उस समय वहां के शासक थे शीतल देव चौहान। कौन थे? शीतल देव चौहान। और देखो शीतल देव चौहान जो उनका युद्ध, शीतल देव से अलाउद्दीन का युद्ध कब हुआ? 1308 में हुआ था। और हमीर देव के साथ 1301 में, कानड़ देव के साथ यानी जालोर का 1311 में, और रावल रतन सिंह का 1303 में। यानी कह सकते हैं कि जो सबसे पहले किसके साथ हुआ? रणथंबोर वाला 1301 में हमीर देव के साथ, फिर 1303 चित्तौड़ वाला रावल रतन सिंह के साथ में, फिर सिवाना वाला शीतल देव के साथ 1308, और कानड़ देव यानी जालोर वाला 1311 में युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर में जूनागढ़ किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? कल्याणमल, लूणकरणसर, राय सिंह या करण सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो राय सिंह जी है उन्होंने बीकानेर में जो जूनागढ़ फोर्ट है उसका निर्माण करवाया था।
और 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य में इससे निर्माण करवाया। इससे पूर्व यहाँ राव बीका द्वारा बनाया गया पुराना किला था। उसी पुराने किले को आगे बढ़ा के जूनागढ़ को रूप दिया था किसने? राय सिंह जी ने। और कौन से साल में दिया था? 1589 में कार्य शुरू किया और 1594 में कार्य कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से असुमेलित है कौन सा प्रजामंडल और जो उसका गठन होने का वर्ष असुमेलित है? डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, जयपुर प्रजामंडल 1931, बीकानेर प्रजामंडल 1936 और अलवर प्रजामंडल 1940। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1940 में नहीं हुई थी, तो कब हुई थी? तो देखो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कौन से साल में हुई? 1938 में हुई। डूंगरपुर की 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। जयपुर की 1931 में हुई, बीकानेर की 1936 में हुई और अलवर की 1938 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राव राय सिंह को, यानी जो राव राय सिंह है उनको राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? बीटू सूजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद या गंगानंद मैथिली जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी मुंशी देवी प्रसाद जी, जिन्हें कानून की माता कहते हैं, उन्होंने राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। यानी मुंशी देवी प्रसाद जी ने राय सिंह को ये पदवी, ये उपाधि दी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक या केसरी सिंह बराहट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो विजय सिंह पथिक साहब है उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कब करी? 1910 में करी। और कहां करी? अजमेर में करी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 21 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 21 रियासतें 4 ठिकाने या 22 रियासतें 3 ठिकाने। तो इसका आंसर क्या होगा? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कब? राजस्थान के एकीकरण के समय। कौन कौन से ठिकाने थे? तो लावा, किशनगढ़ और निमराना। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था राजस्थान में, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। तो जो ठिकाने कौन कौन से? लावा, किशनगढ़ और निमराना, ये 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ है, वो सबसे नवीन रियासत थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बेंगू, मारवाड़, बूंदी या बिजोलिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर साहब है उनका संबंध है किस किसान आंदोलन से? बूंदी किसान आंदोलन से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रसेन अपने राज्य की जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? जो महाराणा प्रताप के अग्रगामी और राणा प्रताप के पथ प्रदर्शक माने गए हैं चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके खिलाफ संघर्ष को जारी रखा था। तो उनको जनता से प्यार क्यों नहीं मिला, जबकि महाराणा प्रताप को इतना प्यार मिला? तो उनकी विलासिता के कारण, या अंग्रेजों का चमचा होने के कारण, या महाजन वर्ग से धन लूट के कारण, या सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चंद्रसेन जी है ना, उन्होंने महाजन वर्ग से धन लूटा था, इस कारण जनता में वो अलोकप्रिय हो गए थे और राणा प्रताप की तरह इतने प्रसिद्धि नहीं पाई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मुगलों से अंतिम शासक इन्होंने भी लड़ाई करी थी और इनको क्या कहते हैं? इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं। अंगूठिया आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, पैर में या हाथ में। तो जो अंगूठिया आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंगूठिया आभूषण कान में पहना जाता है। कहाँ पे? कान में पहना जाता है। और पीपल पत्रा, जेला, लटकन, लौंग, पत्ती, ये कान के अन्य आभूषण है। तो पीपल पत्रा, जेला, लटकन, लौंग, पत्ती, ये कहाँ के आभूषण है? तो पीपल पत्रा याद रखो आप, पीपल पत्रा है वो कान का आभूषण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ढोल नृत्य जालौर में होता है, बम नृत्य भरतपुर में, गींदड़ शेखावट में और गेर मेवात में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ढोल नृत्य जालौर में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बम नृत्य भरतपुर में, ये भी सही है। गींदड़ शेखावटी में होता है, ये भी सही है। लेकिन गेर नृत्य है वो मेवात क्षेत्र में नहीं होता, ये कन्नड़ा जगह पड़ती है बाड़मेर में, वहां का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। पाबूजी की फड़ किस जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है? रेबारी, नायक, गुर्जर या भाट। तो पाबूजी की फड़ है वो नायक जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। किसके द्वारा?
नायक जाति के भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ को बांचा जाता है? और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है पाबूजी की फड़ गाते समय? रावण हत्ता नाम का जो वाद्य यंत्र है वो पाबूजी महाराज की फड़ गाते समय बजाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की शाखा शाहपुरा के प्रवर्तक कौन थे? यानी रामस्नेही संप्रदाय की जो मूल शाखा है वो शाहपुरा शाखा है, उसके प्रवर्तक कौन थे? संत रामचरण जी, संत रामचंद्र जी, संत भगवान जी या संत लक्ष्मण जी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यानी संत रामचरण जी है, वो रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक माने गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन ये कौन सी शैली के चित्रकार है? उनका नाम है उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। ये कौन सी शैली के चित्रकार है? बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुरी या जयपुरी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन ये बीकानेर शैली के चित्रकार है। सॉरी, बीकानेर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर शैली के चित्रकार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालिक थे? मोहम्मद गोरी, गजनवी, खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जो गोगा जी महाराज है वो गजनवी के समकालिक है, और मतलब इन्होंने शीश कटने के बाद भी लड़ाई जारी रखी थी। तो गजनवी ने इनको क्या कहा था? जिंदा पीर कहा था। तो गोगा जी महाराज किसके समकालिक है? तो गजनवी के समकालिक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विजयदान देता का संबंध है, विजयदान देता है उनका संबंध किससे है? लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या लोक साहित्य से? तो विजयदान देता का संबंध है वो लोक साहित्य से। किससे है? लोक साहित्य से है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है? ओसिया में, आभानेरी में, रेवासा में या बांडारेज में? तो हर्षद माता का मंदिर है वो आभानेरी में है, और आभानेरी कहाँ पड़ती है? दौसा जिले में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2012 में किसे राजस्थान रत्न से सम्मानित किया था? पहले राजस्थान रत्न से। विजयदान देथा, हरिवंश राय बच्चन, कन्हैयालाल सेठिया जी, लीला देवी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विजयदान देथा को 2012 में पहले राजस्थान रत्न से नवाजा गया था। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़ या अचलगढ़? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जो गागरोन दुर्ग है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है, तो वो कैसा दुर्ग है? वो जल दुर्ग है। तो जिसने भी गागरोन आंसर बताया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। केला देवी जी का मेला कब लगता है? जो केला देवी मेला है वो कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में, बैसाख कृष्ण पक्ष में या बैसाख शुक्ल पक्ष में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी केला देवी जी का मेला चैत्र के माह के शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में। और चैत्र शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को? अष्टमी को वहां पे एक मेला बढ़ता है जिसे हम लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन सा मेला बढ़ता है? लक्खी मेला। या यूं पूछ सकते हैं कि लक्खी मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बढ़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या राठी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जो राठी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल ये तीनों कौन सी भाषा की उपबोली है? ये ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने की कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा ये निष्प्रभावी हो जाएगा। यानी राज्यपाल साहब है उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, अब विधानमंडल शुरू हो गया तो उसके कितने समय के अंदर विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा, अन्यथा वो निष्प्रभावी हो जाएगा? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या 2 महीना? तो इसका आंसर है 6 सप्ताह। यानी अगर राज्यपाल साहब ने अध्यादेश जारी किया, अब मान लीजिए विधानसभा की बैठक शुरू हो गई, तो बैठक शुरू होने के 42 डेज यानी 42 दिनों के अंदर अंदर उसे विधानमंडल के पटल पे रखा जाएगा। अगर उन्होंने स्वीकृत कर दिया तो आगे कानून की तरह कार्य करेगा, अन्यथा वो वहीं से निश्चित हो जाएगा। लेकिन उस अवधि में जो कार्य किए गए थे वो शून्य नहीं होंगे, वो मान्य होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वो संविधान के कौन से आर्टिकल में राज्यपाल साहब को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो ये आर्टिकल है 213। कौन सा है? 213 नंबर का आर्टिकल है, वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम भारत के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो जैसे कहा गया है कि मंत्रिमंडल है वो टोटल विधानसभा के
15% से अधिक नहीं होगा। तो राजस्थान में 200 सदस्य, तो कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? 89, 91, 95 या 96? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? यानी 2 या 2 से अधिक राज्य, उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना करनी है। तो इस संबंध में प्रावधान कौन करेगा? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इस संबंध में प्रावधान करेगी संसद। किसके पास में ये पावर? संसद के पास में ये पावर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन करना है। अब इस समिति की बनेगी, उस समिति चयन करेगी, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का मुख्य सचिव या राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति? तो इसका आंसर ऑप्शन है, यानी मानवाधिकार आयोग के सदस्य का चयन करना है तो इसकी जो समिति बनेगी उस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री साहब होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री यानी सीएम साहब होंगे। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? यानी कितने लोग आएंगे तो ग्राम सभा की गणपूर्ति हो जाएगी, कोरम हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 3रा भाग या कुल सदस्य संख्या का 4था भाग? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग आ जाएगा तो ग्राम सभा की कोरम की पूर्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। तो ये प्रश्न हमने इसका सूत्र पहले पढ़ लिया है, अब हमें सिर्फ इसे इंप्लीमेंट करना है। तो 18%, 15%, 10% या 12%? जैसे मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के टोटल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन बी यानी 15% बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है? हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2021 तक, तो कितनी कोऑपरेटिव डेयरी संस्थाएं कार्यरत है? 16,350, 16,530, 16,535, 16,531 या 16,540? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 16,531 दिसंबर 2021 तक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है। ये डेटा कहां से लिया है? ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया है और इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दे रखा है। अब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब तक आपकी एग्जाम हो जाएगी तो उसमें नया डेटा आपके काम नहीं आएगा, ये पिछले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे वही डेटा हमें काम आएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान में जितने भी एग्जाम हो उनका सबसे हॉट फेवरेट प्रश्न है। तो कौन से जिले में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? जयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या कोटा? तो प्रतापगढ़ जिले से पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नई युवा नीति बनाए जाने की जानकारी दी गई है। इस नीति में किन क्षेत्रों पे ध्यान दिया जाएगा? कौशल पे, खेल पे, कला संस्कृति पे या इन सभी पे? तो नई युवा नीति बनाई जाएगी, उसमें कौशल पे भी ध्यान दिया जाएगा, खेल पे भी ध्यान दिया जाएगा, कला और संस्कृति पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा नई युवा नीति में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निर्जरना और बांदीकुई उप तहसील कौन से जिले में? हम बात कर रहे हैं, एक तो निर्जरना, एक है बांदीकुई, ये उप तहसीलें हैं। ये कौन से जिले में है? जयपुर, टोंक, दौसा या सवाई माधोपुर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो निर्जरना और बांदीकुई उप तहसील है ये दौसा जिले में। और इन उप तहसीलों को 2022-23 के बजट में तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। यानी जो पिछला बजट आया था 22-23 का, उसमें कहा गया था कि निर्जरना तहसील और बांदीकुई तहसील जो कि दौसा जिले में, उनको उप तहसील से किस में कन्वर्ट कर देंगे? तहसील में कन्वर्ट कर देंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत 4 पेट्रोलिफेरस का है और कितना एरिया है? 15,000 वर्ग किलोमीटर। कितने जिलों में फैला है 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन? इसका 18, 22, 14 या 32? तो देखो राजस्थान में जो 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है ना, ये 14 जिलों में फैले हैं। कितने? 14 जिलों में फैले हुए हैं। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो कौन कौन से बेसिन है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया, एक जैसलमेर बेसिन हो गया, एक बीकानेर नागौर बेसिन हो गया और एक विंध्यन बेसिन हो गया। ये 4 बेसिन है। तो कौन कौन से पेट्रोलिफेरस बेसिन है राजस्थान में? बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और विंध्यन। अगले प्रश्न में चलते हैं।
हुनर हाट योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, श्रम और रोजगार कार्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, उसके द्वारा हुनर हाट योजना का संचालन किया जा रहा है। कौन से मंत्रालय द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। कौन सी योजना का? हुनर हाट योजना का। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? यानी भारत में जितना कच्चा तेल उत्पादन होता है उसमें से कितना राजस्थान में होता है? 12%, 14%, 15% या 20%? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी टोटल कच्चे तेल उत्पादन का 20%। देखो भारत में 30 MMTPA तेल का उत्पादन होता है, जिसमें से 6 MMTPA तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो वो कितना होता है? 30 का 6 निकालेंगे तो 20% होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किन किस्मों के बीज उत्पादन में शामिल किया गया है? बीज स्वावलंबन योजना में कौन कौन से फसलों के बीज शामिल किए गए? सोयाबीन, ज्वार, चना या सारे के सारे? तो इसका आंसर होगा ये सारे के सारे, यानी सोयाबीन को भी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में शामिल किया गया है, ज्वार को भी किया गया है, चने को भी किया गया है। इसका तात्पर्य इन सभी को किया गया है। और ये योजना 2018-19 से जितने भी कृषि जलवायु खंड है उन सब में चलाई जा रही है। कब से? 2018-19 से। अगले प्रश्न में चलते हैं। जनजातियों के विकास हेतु राजस्थान के कितने जिलों में माडा समुदाय योजना संचालित की जा रही है? देखो माडा समुदाय योजना ये जनजातियों के विकास से संबंधित है और कितने जिलों में संचालित है? 8, 4, 6 या 9? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 8 जिलों में माडा विकास योजना संचालित है और ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है और 8 जिलों के 59 गांवों में ये योजना संचालित की जा रही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा लेजर वाटर शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? धौलपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जैसलमेर में गहलोत साहब द्वारा लेजर वाटर शो का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और कहाँ कौन से लेक पे? गढ़सीसर लेक पे। तो देखो लेजर वाटर शो तो बहुत सारी जगह किया गया है, तो ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, मैंने आपको अभिलेख न्यायालय बताया है कि जो न्यायालय का निर्णय होता है उसको उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानना आवश्यक होता है, इसे ही अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो ये कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 159, 129, 139 या 215? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय वर्णित किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? 215। और भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो देखो उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान कौन से भाग में दिए गए हैं? तो भाग नंबर है 6। आर्टिकल कौन से है? तो आर्टिकल नंबर 214 से शुरू कर दो और 232 तक उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वयं प्रभा के अंतर्गत कितने चैनल है? यानी जो स्वयं प्रभा है उसके तहत कितने चैनल आते हैं? 23, 32, 36 या 34? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी स्वयं प्रभा के अंतर्गत 34 चैनल आते हैं। जिसने भी ऑप्शन डी यानी 34 बताया उसका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 की अवधि में बच्चों को घर से पढ़ाने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए ऑनलाइन डिजिटल कार्यक्रम का नाम क्या है? यानी कोविड-19 में बच्चों को घर से पढ़ाया गया, उसके लिए घर से पढ़ाने की जो सुविधा प्रदान करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया डिजिटल कार्यक्रम, उसका नाम क्या है? स्माइल कार्यक्रम है, दीक्षा कार्यक्रम है, ICT कार्यक्रम है, ई मित्रा योजना है? तो देखो इस कार्यक्रम का नाम है स्माइल कार्यक्रम। क्या है? स्माइल कार्यक्रम। अगले प्रश्न में चलते हैं। श्रेष्ठ स्वयंसेवी शिक्षक पुरस्कार सर्वप्रथम पुरस्कृत किया गया 2010 में, 2014, 2016, 2018? तो देखो पुरस्कार का नाम क्या है? श्रेष्ठ स्वयंसेवी शिक्षक पुरस्कार। ये कब शुरू किया गया? ये 2014 में, 2014 में शुरू किया गया। और कौन सी डेट थी? तो 8 सितंबर 2014 से श्रेष्ठ स्वयंसेवी शिक्षक पुरस्कार को शुरू किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य में निजी संस्थानों द्वारा स्कूलों को गोद लेकर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और आधारभूत ढांचे के विकास और कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किया गया। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, स्कूल चले हम या NPEGLE? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव नाम का जो कार्यक्रम है ये निजी संस्थानों के द्वारा स्कूलों को गोद लिया जाता है, फिर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करके आधारभूत ढांचे का विकास किया जाता है और कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव नाम का ये प्रोग्राम है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? जो उच्च प्राथमिक स्तर है वहां तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता। कौन से कानून में ऐसा विधित है? आरटीआई, आरटीई, आरटीसीपी या आरईआई? तो इसका आंसर होगा आरटीई, राइट टू एजुकेशन अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान है कि उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था नहीं होगी, यानी अब 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, यह आरटीई में प्रावधानित किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके तहत निःशक्तजन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु क्या आयु रखी गई है? जो निःशक्तजन बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। कब तक? 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 5 से 14 या 6 से 16? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यानी वैसे तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो निःशक्तजन बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कितने माह में एक बार विद्यालय विकास योजना की प्रगतिशाला रिपोर्ट दर्पण पर अपलोड करवाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना होता है? यानी विद्यालय विकास योजना है, उसकी प्रगतिशाला दर्पण पर अपलोड कराया जाता है और नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है। कितनी बार, कितने माह में एक बार? 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 3 महीने में एक बार विद्यालय विकास योजना की प्रगति रिपोर्ट है ना साला दर्पण ऐप पे अपलोड की जाएगी और नोटिस बोर्ड भी लगाई जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षक की जिम्मेदारियों का वर्णन है? यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 में आया, उसमें विद्यालय की जिम्मेदारियां और शिक्षक की जिम्मेदारियां कौन से अध्याय में है? अध्याय 1 में, अध्याय 3, 4 या 2? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी अध्याय 4 में विद्यालय की और शिक्षक की जिम्मेदारियां दी गई है। तो जिसने भी ऑप्शन सी बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से पूर्ण रूप से प्रारंभ की गई? 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2019 में? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना ये कब से पूर्ण रूप से लागू की गई? तो ये 2022 से पूर्ण रूप से लागू की गई है और 1 मई 2022 से योजना शुरू की गई थी। राज्य में पूर्व पेंशन योजना लागू की गई। देखो एनपीएस चल रहा था इतने दिन, अब मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा किया कि अब एनपीएस नहीं लगेगा, अब जो पुरानी पेंशन योजना है उसी की बहाली की जाएगी। तो कौन सी तिथि से? 1 मार्च 2022, 15 मार्च 2022, 1 अप्रैल 22 या 15 अप्रैल 22? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 अप्रैल 2022 से राज्य में पूर्व पेंशन योजना लागू की जाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान नए रूप में पुनः प्रारंभ किया गया, यानी प्रशासन गांव के संग अभियान पहले भी चलाया जा रहा था, अब इसका नया रूप दिया गया है। और कब से शुरू किया गया? 1/7/2022, 5/7/22, 10/7/22 या फिर 15/7/22? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी 15/7/22 को प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया गया दोबारा, यानी पहले भी चल रहा था लेकिन नए रूप में इसे 15/7/2022 से लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, उसकी स्थापना कब की गई? 22/4/2000, 22/4/2001, 22/4/2002, 2003? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी 22/4/2000 को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो तबीजी अजमेर में की गई। कब की गई? 22 अप्रैल 2000 को। अगले प्रश्न में चलते हैं। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश महल की स्थापना किसने करी थी? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह या तखत सिंह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मान सिंह जी ने जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश महल की स्थापना की थी। तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात कौन सा शहर है? पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर या जैसलमेर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो भीलवाड़ा है वो राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात सिटी है। तो जिसने भी ऑप्शन बी बताया उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है? तालछापर, घाना, जाखम या सीतामाता? तो कौन सा अभ्यारण्य है? तो देखो सीतामाता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ जिले में। कौन सा? सीतामाता अभ्यारण्य। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? यानी परिश्रम प्रियता एक हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन साहब ने कौन सा आयु वर्ग को माना है इसमें? 6 से 12, 12 से 20, 3 से 6, 18 से 24? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 6 से 12 वर्ष के जो उम्र के बालक है उनको परिश्रम प्रियता बनाम हीनता वाली अवस्था का आयु समूह माना है। किसने?
एरिक्सन साहब ने। नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? यानी विकास की अवस्था जिसमें नकारात्मक व्यवहार देखा जाता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बाल्यावस्था में नकारात्मक व्यवहार विकास की अवस्था को माना गया है। तो ऑप्शन बी यानी बाल्यावस्था इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त स्थायी भाव कौन सा है इसमें? आदर, निवास स्थान, पशु या क्रोध। तो अमूर्त स्थायी भाव कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी जो आदर है वो अमूर्त है और स्थायी भाव है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? मॉन्टेसरी, सेगुइन, वर्क या बिनेट। तो बालक के प्राकृतिक विकास पर बल किसने दिया था? तो मॉन्टेसरी साहब है, इन्होंने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया था। किसने? मॉन्टेसरी साहब ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्न में कौन सा संवेग संबंधित है? पलायन की मूल प्रवृत्ति, उससे कौन सा संवेग संबंधित होगा? क्रोध, दुख, भय या आश्चर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो भय है वो पलायन की मूल प्रवृत्ति का से संबंधित माना गया है। किसे? भय को पलायन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग माना गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है क्या? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पारंपरिक अनुकूलन है वो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या? पारंपरिक अनुकूलन। कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? प्रायोजना, डाल्टन, समस्या समाधान या कोई नहीं। तो करके सीखने से संबंधित विधि है प्रायोजना विधि। कौन सी विधि? प्रायोजना विधि है वो करके सीखने पर आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास, और पियाजे की संरचना इससे कौन सी संबंधित है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो इसका आंसर जिसने भी ऑप्शन यानी स्कीमा बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास या नींद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उपलब्धि है वो दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। बाकी हमारा वीडियो कल नहीं आया, उसका कारण क्या है? हम आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, यानी आपकी प्रैक्टिस करवाएगा वो कार्य। हम बताएंगे आज नहीं, एक दो दिन के बाद में आपको इस बारे में डिटेल से बताएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो जो उपलब्धि है वो दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है? फ्रायड, आइसेंक, केटर या ऑलपोर्ट। तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है फ्रायड साहब। कौन है? फ्रायड साहब है, वो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न। वक्तव्य दे रखे हैं दो, यानी पहला कह रखा है आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा कह रखा है स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। इनमें से कौन से सही है? तो देखो पहला कथन गलत है, क्योंकि आउटलुक क्या है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। जिस प्रकार से एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसी प्रकार से आउटलुक है। तो वो पहला कथन तो गलत है। दूसरा कह रहा है जो स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर है वो उसके जो सेल होते हैं वो वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। बिल्कुल वर्ण के अनुसार उनको क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो दूसरा कथन सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन सी में दे रखा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? क्रोम ब्राउजर, राउटर, वेब सर्वर या वेब ब्राउजर। तो एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को इनपुट करता है? ऑडियो देने के लिए क्या चाहिए? स्पीकर, वॉल्यूम कंट्रोल, माइक्रोफोन या वाईफाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी मैं ऑडियो दे रहा हूं कंप्यूटर में तो उसमें मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? ऑप्शन सी, यानी माइक्रोफोन। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर, प्रोग्राम फंक्शन या प्रतिनिधित्व करती है, जब हम इन पर डबल क्लिक करते हैं तो उपयोगकर्ता को यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करता है। यानी जो क्या होता है? वो आइकन होता है, टास्क बार होता है, कमांड होता है, सिस्टम ट्रे होता है। तो देखो ये विशेषता है वो आइकन की है, यानी एक छोटी सी तस्वीर तो होती है, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है। जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, फोल्डर हो गया, है ना। तो जैसे आप मोबाइल के स्क्रीन पे बने होते हैं छोटे छोटे, फेसबुक का छोटा सा आइकन बना है तो वो क्या है? वो आइकन है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
एक स्थान जहां से प्राप्त ईमेल को रखा जाता है, यानी आपके ईमेल आया है वो कहां रहेगा, ट्रेस में, सब्जेक्ट में, इनबॉक्स में या सीसी और बीसीसी में। तो ईमेल कहां रहेगा, वो रहेगा इनबॉक्स में। तो इस प्रकार ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सरप्राइज के लिए भी रेडी रहो। आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम इसे बखूबी निभाएंगे। थैंक यू।